गुड इवनिंग हमारे सभी प्यारे बच्चों को। तो जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी क्लासेस देख रहे हैं भाई, और कमेंट्स वगैरह में एक्टिव हैं जो हमारे प्यारे से बच्चे, जो कि यार रेगुलर भी हैं कुछ बच्चे। मैं क्लास के बाद भी चेक कर लेता हूं कि यार कोई ऐसा बच्चा है क्या कि जो बच्चा नया हो, है ना। तो जो नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है भैया, वेलकम हमारी क्लास में आने के लिए। और जो पुराने बच्चे हैं, क्या करना है आप लोगों को, आप लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं कि अब आप लोगों को हमारी वीडियो को शेयर करना है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं बेटा आपके, है ना, चाहे वो टेलीग्राम हो, आपका क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे हो, कहीं भी आप लोगों को लगता है यार दोस्त हैं हमारे जो कि क्लास देखेंगे, फटाफट से बेटा चलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर कर देंगे। बिना समय व्यर्थ करे करेंगे ये काम, क्योंकि इसके अंदर एक और चीज है जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और वो चीज क्या है कि यार यूरोप में समाजवाद जो है, ऑलरेडी काफी लेक्चर्स, मतलब बेसिकली हमें कोशिश ये करनी है कि इसके लेक्चर्स ज्यादा ना बढ़े, अदरवाइज क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा ना बोरिंग हो जाएगा, लगेगा कि यार अरे यार बहुत सारे लेक्चर रह गए हैं यार, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो इस चीज को करेंगे अवॉइड, कोशिश ये करेंगे कि आज हम थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई कर सकें, ठीक है। इसी के साथ साथ पुराना क्या हुआ था, कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज ये पहली क्लास है, तो उनको भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो बात हो गई हमारे कोर्स की। अब मैं देख सकता हूं कि बच्चे जो है ना यूजुअली पूछते रहते हैं, अरे सर शरा बात तो कर लो, अरे कैसे हो सर, मजे में हो या नहीं हो। तो भाई मैं बता दूं भैया, मैं एकदम बढ़िया हूं, और मैं ये भी बेटा आशा कर रहा हूं कि ना आप लोग भी बढ़िया हो, अपने घरों में सुरक्षित हो एकदम, और मजे कर रहे होगे, और मजे से हमारी वीडियो का अब आप क्या करोगे, एंजॉय करोगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलो, तो समय व्यर्थ करना नहीं है। आई थिंक अब तक बच्चों ने, हमारे जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने हमारी क्लास को हमारे ग्रुप्स में, जो हमारे ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें शेयर कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, कई बच्चे कहते हैं भैया रिवीजन भी करवा देना। अरे भाई रिवीजन भी करवा देंगे, लेकिन रिवीजन मेरे अकेले करवाने से काम नहीं चलेगा। हमारी क्लासेस में जो नोट्स आप प्रिपेयर करते हो, उन नोट्स को रिवाइज करना है। अगर किसी बच्चे ने कोई क्लास पुरानी मिस कर दी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाकर पुरानी क्लास को देखे, क्योंकि मैं पूरा रिवाइज तो नहीं करा पाऊंगा भाई। अगर मैं पूरा रिवाइज कराने बैठ गया तो जस्ट इमेजिन मैं आया हूं यहाँ पर एक नया टॉपिक करवाने और आपको रिवाइज कराने लग गया हूं, काम नहीं बन पाएगा, सिलेबस नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है जी हाँ। तो यहां पर एक बार एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आज नया टॉपिक करेंगे, और नया टॉपिक होने के बाद रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोग बहुत तेज हो, बहुत चालू हो। क्या करते हो, अरे रिवाइज करा दिया, अरे चलो ठीक है अगले क्लास में अगला रिवाइज करा देंगे, क्यों पूरी क्लास देखें। तो भैया पहले 20 मिनट हम क्या करेंगे, क्लास की शुरुआत के 20 मिनट में हम नया पढ़ेंगे, और बचे हुए लास्ट के 10 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं भाई, लास्ट के 10 मिनट में मैं आपको रिवाइज भी करवा सकता हूं। हाँ भाई, अच्छा, इसी के साथ कई बच्चे जो हैं कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, भैया हमने ये चीज देखी, हमने वो चीज देखी है भाई। पर चलिए कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पे। फिलहाल अभी केवल हम बेटा पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई के अलावा भी हम कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ और हम क्या करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। तो बात कर रहे थे हम किसकी, समाजवाद के समर्थक। समाजवाद के समर्थक की बात हम करेंगे। अब कमाल की बात यह देखिए कि समाजवाद, मैंने आप लोगों को समाजवाद के बारे में ना बता रखा है। समाजवाद बताया है कि नहीं बताया है, पढ़ाया हुआ है पहले वाली क्लासेस में कि समाजवाद क्या है। अब समाजवाद को याद करने का आज हम एक अलग तरीका लेकर आ रहे हैं। आज हम क्या कहते हैं कि समाजवाद कोई आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि क्या है, समाजवाद हमारी बुआ है। क्या है भाई, बुआ, जी हाँ। बुआ कौन होता है तो पता ही होगा आपको, है कि नहीं है। आपके जो फादर हैं, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, क्या फर्क पड़ता है, आपके जो फादर हैं उनकी बहन है बुआ। और समाजवाद को हमने क्या बोल दिया कि भैया समाजवाद अब बुआ है हमारी, ठीक है। समाजवाद क्या है, बुआ हो गई हमारी। अब आपसे कोई पूछता है कि यार आपकी बुआ जी क्या करती हैं,
क्या सोच क्या है बुआ जी की, जरा बताइए हमें। हैं, अगर हमें ये पहचानना हो कि बुआ जी अच्छी हैं कि बुरी हैं, तो कैसे पता चलेगा? आपको उनकी क्वालिटीज के बारे में बताना होगा। जी हाँ बुआ, आपको क्या करना होगा? आपको इनकी क्वालिटीज के बारे में बताना होगा। इनकी गुण क्या है, इनकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको जो पसंद आएंगी। अच्छा, एक और चीज समझने वाली बात यह है, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है समर्थन। समर्थन होता है, अंग्रेजी में हम इसको ये बोल सकते हैं कि सपोर्ट। एक तरीके से भाई कोई आपके साथ खड़ा हुआ है कि भाई मैं तेरे समर्थन में हूं। दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई है ना, दो दोस्तों के बीच मान लेते हैं लड़ाई हो गई, तीसरा दोस्त आके कहता है कि भाई हाँ भाई ये फला बच्चा, अगर हम कोई भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा बच्चे, देखिए दो बच्चे हैं, मान लो ए बच्चा है बी बच्चा है, ये दो बच्चे हैं हमारे। ए बच्चे का नाम हमने दे दिया, मान लीजिए महफूज नाम दे दिया, या कोई भी हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दीजिए, महफूज दे दीजिए, आप यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ भी नाम दे दीजिए, सुनील दे दीजिए, राजेश दे दीजिए, आशीष दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। हमने एक बच्चे का नाम ले लिया महफूज, एक का नाम ले लिया स्नेहा, स्नेहा ले लो, या फिर अगर आपको कोई और नाम लेना है तो वो कोई और नाम ले लीजिए, राधा ले लो भैया, हैं अफसाना ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे कोई भी नाम ले लो, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं बच्चों के। अब ए और बी दो बच्चे हो गए हमारे, कोई भी रैंडम नेम, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, आशीष ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, नाम ही तो है। तो ये दो हैं भैया, इन दो दोस्तों के बीच हो गई है लड़ाई, कोई से भी दो दोस्त। अब जो ये दो दोस्त हैं हमारे, ये क्या कर रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच लड़ाई हो गई है। ये ए वाला कहता है कि बी गंदा आदमी है, और बी वाला कहता है कि भैया ए गंदा आदमी है ना। दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि भैया तू गंदा है, तू गंदा है। ऐसे में एक तीसरा व्यक्ति आता है, और ये तीसरा व्यक्ति क्या कहता है कि भाई गंदा तो तुम नहीं हो, लेकिन मैं किसका साथ देना चाहूंगा, मैं बी का साथ दूंगा। बी का साथ क्यों देगा? बी का साथ इसलिए देगा, हो सकता है सी को बी पसंद हो, सी को साथ ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया हो, ये भी हो सकता है कि सी को बी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज लगती हो जो सी कहे कि नहीं यार बी एकदम सच्चा इंसान है, भले ही बी को मैं ऐसे पर्सनली जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बहुत सच्चा आदमी है, तो मैं बी का साथ देना पसंद करूंगा, है ना। क्या है, मैं बी का साथ देना पसंद करूंगा। अब ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं ना कि बी को सी का समर्थन है, जब हमने ये कहा कि भैया बी को सी का समर्थन है, तो इस स्थिति में क्या ये कहना सही होगा कि भाई अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। तो बस उसी प्रकार से यहां पर बात करी जा रही है समाजवाद के लिए समर्थन, यानी कि बात यहां पर करी जाएगी उस जगह की जनता की, कि भाई कौन से वो लोग हैं जो समाजवाद के समर्थन में हैं और क्यों हैं। असली कारण क्या है कि क्यों है समाजवाद के समर्थन में। अब पॉइंट ये आता है कि मैंने आप लोगों को क्योंकि पुरानी क्लास में बताया है, तो अब आप लोग जल्दी से कमेंट्स में मुझे इसका आंसर देंगे कि समाजवाद में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिस चक्कर में जो लोग हैं, जो जनता है, जो आपके क्लब वगैरह जितने भी हैं, वो समाजवाद के समर्थन में हैं। कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्लास के अंत पर मैं उसे चेक कर लूंगा, ठीक है। अभी पढ़ाई पर ही फोकस रखेंगे, आप बस अपने कमेंट्स डाल दीजिए। जरा एक बार रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली यहां पर बात करी क्या गई है। 1870 के दशक तक समाजवाद का आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुका था। इस दिशा में चलने वाले हर प्रयास को बेहतर ढंग से करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ध्यान रखना है नाम, सेकंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने संगठन बनाने शुरू किए ताकि उन्हें रहने और काम करने के लिए बेहतर माहौल मिल सके। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, समझिएगा इस चीज को। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आए हैं, जैसे पहला पॉइंट जो निकल कर आया है वो क्या आया है कि 1870 तक 1870 का जो दशक है हमारा,
यानी कि 1870 से आप 1880 यहां लिख सकते हो। दशक को आप इस तरीके से दर्शा सकते हो, दशक यानी 10 साल, 1870 से 1880। जो ये आइडिया है समाजवाद का, या जो समाजवाद है, इसका जो आइडिया है पूरे यूरोप में फैल गया। यानी कि पूरे यूरोप में हमारी जो ये बुआ है ना, ये फेमस हो गई। सिंपल बात भाई, पूरे यूरोप क्या है भाई, पूरे यूरोप में समाजवाद को हमने क्या बोला कि समाजवाद जो है हमारी बुआ है, और बुआ के गुण बहुत अच्छे हैं। बुआ बहुत बढ़िया है हमारी, एकदम मीठा बोलती है, ध्यान रखती है सभी का, मेरे दोस्तों का भी ध्यान रखती है, सभी का ध्यान रखती है, पूरी फैमिली का ध्यान रखती है। तो 1870 से 1880 का समय ऐसा था जिसमें हमारी जो ये बुआ है ये पूरे यूरोप में फैल गई। यानी कि फैलने का मतलब ये नहीं है कि बुआ जो है भैया एक स्थान से दूसरे, अमीबा नहीं है भैया कि एक चीज से दूसरे में अलग अलग इतनी सारी वो बन गई हैं, है ना, ऐसा नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक आइडियोलॉजी लेकर चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में जो लोग हैं, जो जनता है, वो हमारी बुआ को पहचानने लग गई है। ज्यादा बेहतर तरीके से होगा कि पूरे यूरोप में क्या होगा कि हमारी बुआ को सभी लोग पहचान रहे हैं, जानी मानी हस्ती बन गई है हमारी बुआ, सीधी बात। उसके बाद कमाल की बात क्या होती है कि इसको चलाने के लिए या बुआ जी को फेमस और करने के लिए क्या करा गया, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या था, सेकंड इंटरनेशनल जो है हमारी, ध्यान रखिएगा इसको, सेकंड इंटरनेशनल जो है हमारी, इसको बनाए रखने के लिए, इसको और ज्यादा आगे अप्रोच पूरी जो हमारी बुआ जी हैं, समाजवाद जो है उसको फैलाने के लिए, इस पहल को आगे ले जाने के लिए एक इंटरनेशनल संस्था बना दी गई जिसका नाम हमने रख दिया सेकंड इंटरनेशनल। अच्छा, कई बच्चों को यह भी डाउट होगा, अरे भैया आइडिया क्या होता है। अगर भाई मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि भैया आइडिया क्या होता है, तो आइडिया होता है विचार। भाई मुझे ये आइडिया आया, मुझे ये विचार आया, एक थॉट आया, एक बेसिकली एक मतलब समझ गए होंगे अभी तक आप, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और चीज मेंशन करना चाहता हूं बेटा, अगर आप में से कितने भी बच्चे, ऐसा हो सकता है कि हमारी क्लास देखने वालों में से कुछ इंग्लिश मीडियम के हों, कुछ हिंदी माध्यम के हों। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अपनी अंग्रेज़ी भी अच्छी रखो, कोशिश करो। भाई ऐसा तो है नहीं कि स्टेट में किसी भी स्टेट, मान लीजिए आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, किसी अन्य बोर्ड से हैं जो कि सीबीएसई का नहीं है, तो वहाँ अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती है। अगर आप लोग आइडिया या ऐसे छोटे छोटे बेसिक जो शब्द हैं उनको भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो, ढंग से समझ नहीं पा रहे हो, है ना, ढंग से बेसिकली आप लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है उस चीज़ का, तो फायदा नहीं है बेटा। कोई सिलेक्शन आगे आपको बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं बड़ी हायर स्टडीज़ में, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि अंग्रेजी भाषा पर भी ध्यान दें। तीसरा जो पॉइंट आता है निकल के हमारा, वो ये आता है कि इंग्लैंड और जर्मनी, इन दोनों जगह जो मजदूर हैं उन्होंने संगठन बनाए। अब जो ये संगठन बनाए थे वो बनाए किस लिए थे भाई, उसका आंसर है काम करने के लिए बेहतर माहौल। यानी कि क्यों जरूरत पड़ रही है संगठन बनाने की, संगठन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि, है ना, क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को कंट्रोल कर सके। तो कायदे से क्या करना चाह रहे हैं, कायदे से इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर हैं वो संगठन बना इसलिए रहे हैं ताकि
वो जो कि हमारे पूंजीवादी जो विचारधारा है, जिसमें केवल और केवल जो मालिक होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि यार कैसे भी करके प्रॉफिट आ जाए। चाहे एक गरीब व्यक्ति रात को भूखा सो जाए, मर जाए, बीमार पड़ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, उनको कोई लेना नहीं। उनको ये है कि यार हम पैसे दे रहे हैं ना तुमको, बस हमें रिटर्न में काम चाहिए, हमें रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए। तो इस विचारधारा को ताकि हटाया जा सके या इस तरह की बेकार की चीजों को हटाया जा सके, उसके लिए एक प्रयास करा गया। और वो प्रयास क्या था कि भैया हम बना लेंगे संगठन, क्योंकि संगठन बनाने से क्या हो जाता है, मजबूती आती है। भाई आप सभी ने एक बात सुनी होगी बचपन में कि बड़े बूढ़े जो हमारे नाना नानी, दादा दादी या उनसे बड़े कोई होते थे या जैसा भी था, अक्सर बोला करते थे, एक एग्जाम्पल जरूर देते थे। और आपने कहानियों में भी सुना होगा कि भाई अगर मैं बात करता हूं, एक बात बताइए, अगर मैं ये कहूं या मैं एक तरीके से इस तरीके से कहता हूं कि ये एक पेन है, आई थिंक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, यस दिखाई दे रहा है आपको, ये एक पेन है। अब ये सिंपल सा है, अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? आपने वो लकड़ियों वाला एग्जाम्पल देखा होगा ना कि एक लकड़ी को आप बड़े आराम से तोड़ दोगे। ठीक उसी तरीके से इस पेन को मैं बड़े ही आसानी से, एकदम जॉन अब्राहम की तरह, जॉन अब्राहम को जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं भाई, जॉन अब्राहम को जानते हैं बच्चे? अक्सर जानते होंगे यार, फोर्स मूवी, इतनी बढ़िया बढ़िया मूवीज करी हैं जॉन अब्राहम ने, है कि नहीं है? जानते ही होगे। तो बिल्कुल जॉन अब्राहम की तरह एकदम इस पेन को मैं तोड़ सकता हूं, बड़े प्यार से तोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि अब ये पेन अकेला नहीं है ना, अब ये पेन अकेला नहीं है, इस पेन के साथ मैंने ये दो मार्कर जो हैं, पेन जो हैं, ये वाले भी जोड़ दिए हैं। अब अगर मैं इसको अब तोड़ने जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। चलिए मान लेते हैं और थोड़ा मजबूत हूं, एकदम बढ़िया, चलो भाई कोई नहीं, एक काम करते हैं कि और इसमें 4-5 पेन लगा देते हैं। तो भाई और 4-5 पेन लगा दिए, रिमोट विमोट सब जोड़ लिया। अब अगर मैं इसको मोड़ने जाऊंगा तो मेरे से मुड़ेगा नहीं है, कोई चांस ही नहीं कि मैं अब इसको मोड़ पाऊं। विच मीन्स क्या हुआ कि जब लोग एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मिलकर एक संगठन बना लेते हैं कि भाई एक पे तो गोली मार दोगे तुम, 5,000 आदमी खड़े हुए हैं यहाँ पे, किस किस को मारोगे, इतनी गोलियां भी हैं तुम्हारे पास, इतने तो तुम गोली लेने जाओगे, इतने तो हम तुम्हें दबोच लेंगे। तो बेसिक रीजन सिर्फ यही है संगठन बनाने का। जहां जहां आप पढ़ोगे कि यार इन्होंने संगठन बनाया है, तो संगठन बनाने का मतलब ये होता है कि संगठन बनाने से एक तो आपकी जो पकड़ है, आपकी जो मजबूती है वो और ज्यादा बढ़ गई है ना। अब आपका सपोर्ट आ गया है, अब आप जानते हैं कि यार मुझे कोई हाथ लगाएगा ना तो सारे मेरे साथ ही हमला कर देंगे। अक्सर आप लोगों ने अपनी क्लासेस में भी देखा होगा कि हर बच्चों का अपना एक ग्रुप होता है। कई बच्चों को तो आदत होती है अपने से सीनियर बच्चों के साथ दोस्ती करने की। क्यों? दो फायदे हैं, पहला पढ़ाई वढ़ाई में भी हेल्प हो जाती है, कोई इंटेलिजेंट सीनियर मिल जाए तो। दूसरा, भैया बड़े हैं आपसे, मजबूत होंगे शारीरिक रूप से, चांसेस ज़्यादा है ना, चांसेस ज़्यादा है। अगर एक या उससे बड़े का साल का डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कि चांसेस हैं कि भैया उनकी कदकाठी आपसे ज़्यादा होगी। अब ऐसी स्थिति में भाई देखो सिंपल बात है, अब आप में से मान लीजिए अब 9th में है, 10 बच्चे हैं, चलिए सारे बच्चों में से एक ही बच्चा ऐसा है जिसकी दोस्ती उसकी क्लास वालों से तो है ही है, साथ ही साथ 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ भी है। अब भैया 11वीं 12वीं के बच्चों के साथ तो पंगा लोगे नहीं, जाके क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हो जाएंगे। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो संगठन बनाना होता है उसका तात्पर्य केवल यही निकलता है कि आप कैसे भी करके अपने आप को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि नंबर गेम तो होता है, जितने ज्यादा लोग आपकी तरफ होंगे उतना ही ज्यादा आपके पास ताकत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुसीबत में अपने सदस्यों की मदद के लिए उन्हें फंड भी बनाए, यानी कि संगठन तो बना ही दिए प्लस फंड भी बनाए भाई। अरे भाई जब संगठन बनाएंगे तो हर संगठन की फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, यानी कि आर्थिक रूप से उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए उनको एक फंड बनाने की भी ज़रूरत होती है जिसमें लोग पैसा भी डाल देते हैं, उसी फंड में से डोनेशन भी होता है और उसी फंड में से उन्हीं पैसों का इस्तेमाल होता है उस संगठन को, उस ग्रुप को, उस क्लब को चलाए रखने के लिए। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति हमारी होती है।
वे काम के घंटे कम करने और वोटिंग राइट्स की मांग कर रहे थे। इन संगठनों ने जर्मनी के सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर काम किया, जिसके कारण उस पार्टी को पार्लियामेंट के चुनाव में सीटें भी मिली। तो बेसिकली इनकी दो मांगे थी, और दो मांगे क्या थी? इनकी दो मांगे जो थी वो एक तो यही थी कि भाई काम के कम घंटे, काम करने के कम घंटे, और सेकंड है वोटिंग राइट। यानी कि काम भी कम करेंगे भाई, जितना शरीर कर सकता है, जितना एक इंसान के लिए प्रैक्टिकली उस चीज को करना पॉसिबल है, सिर्फ उतना ही करेंगे। और जो वोटिंग राइट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? वोटिंग राइट की अगर मैं बात करता हूं, तो वोटिंग राइट में एक चीज जो साफ साफ हमें देखने को मिल जाती है वो क्या है कि भाई वोट देने का अधिकार मिल जाए। अगर हम लोगों को चुन ही नहीं पा रहे हैं तो किस प्रकार से हम अपने आप को इस देश का या इस जगह का नागरिक समझे? वोटिंग राइट्स का मतलब भैया, ओ भैया, अगर हमारे कोई बच्चा वोटिंग राइट्स के मतलब पर भी कंफ्यूज है, विच मीन्स पढ़ाई लिखाई त्याग दी है, त्याग दो भैया पढ़ाई लिखाई, वोटिंग राइट्स, पढ़ाई त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। कल की क्या छोड़ो, आज छोड़ दो। क्या करोगे पढ़ लिख के? वोटिंग राइट्स, वोट यानी कि मतदान, राइट्स यानी कि अधिकार। तो भैया इस तरीके के भी अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब हल्के में ले रखा है हर चीज को। ठीक, वोटिंग राइट इन सब की मांग थी। अब जो हमारे जो ये संगठन थे, इन्होंने क्या करा? एसपीडी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, एसपीडी के साथ मिलकर काम किया, जिसके कारण उस पार्टी को पार्लियामेंट में जीत भी मिल गई। भाई करना ही था, जब संगठन साथ हो गए और संगठन में इतने सारे लोग हैं और संगठन और पार्टी आपस में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भाई सीट्स तो मिलनी थी, है ना, सीट्स तो मिलनी थी। इसी तरह 1905 तक ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 तक यूरोप में कहीं भी समाजवादियों की सरकार नहीं बन पाई थी। अब सबसे बढ़िया बात इसमें क्या निकल कर आती है कि जो समाजवादी है ना, जो समाजवादी हैं उनको सीट्स मिल रही थी। टेक्निकली देखा जाए तो जितनी भी ऐसे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको सीटें मिली चुनाव में, यानी कि कई सीट पर है, जीती नहीं है, बेसिकली सरकार बना। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाऊं, हाँ यहां समझाते हैं आपको, समझिएगा। भारत की अगर मैं बात करूं, या भारत की छोड़िए आप, कोई एक स्थान है ए, यहां होने हैं चुनाव। चुनाव होने के लिए हमें यह पता है कि उस स्थान को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अगर ये भी नहीं पता है तो भैया फिर पढ़ाई त्याग दो। बस भैया बच्चे कह रहे होंगे भैया आज तो आप पढ़ाई त्यागवाने पे लग रहे हो, हमें फंसा दोगे, है भाई। तो भैया एक चुनाव हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, और निर्वाचन क्षेत्रों में बट गया है। निर्वाचन न है भैया, हटा देते हैं, ठीक कर देते हैं। कहीं बच्चे गए हैं कि भैया आपने तो राइटिंग खराब लिख दी। निर्वाचन क्षेत्र में बटा, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना गया। अब एक निर्वाचन क्षेत्र से क्योंकि एक ही व्यक्ति चुना जा रहा है, तो यहां से एक चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो हमारे सामने आती है वो क्या है कि भाई एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति अगर आ रहा है, अब क्या करा जाए? अगर एक व्यक्ति आ रहा है तो हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि एक व्यक्ति चुना जा रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे जो टोटल निर्वाचन क्षेत्र इस एक स्थान के थे वो हैं 20, और हमने ये देखा था कि एक जगह पर अगर आपको सरकार बनानी है तो कम से कम बहुमत की तो बननी चाहिए, यानी कम से कम 20 में से 11 एक ही पार्टी को मिलने चाहिए।
तभी तो बना पाएगी। अब सिचुएशन क्या आ रही थी एसपीडी के साथ, एसपीडी हो गया या एसपीडी के बाद आपकी जो दूसरी वाली सरकार थी ना, एसपीडी के बाद देखो एक तो एसपीडी हो गया, एक आपकी ये हो गई लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, ये पार्टियां हो गई आपकी, है ना, एसपीडी, सोशलिस्ट, लेबर, एसपीडी हो चाहे वो लेबर हो चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, तो इन तीनों के साथ सिचुएशन ये आ रही थी कि इनको 11 नहीं मिल रहे थे। अच्छा 11 का ये नहीं है कि 11 आप लोग लिख दोगे एग्जाम में, नहीं, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया है कि कितने निर्वाचन क्षेत्र में उस समय इनको बांटा हुआ था, पर इतना आप कह सकते हैं आसान भाषा में कि एसपीडी, लेबर पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ये वो पार्टियां थी जिनको संगठनों की मदद से या लोगों के सपोर्ट तो मिल रहा था, लेकिन हर जगह नहीं पॉसिबल था ऐसा, और जिस कारण से उनको 20 का अगर हम एक आंकड़ा लेकर चलते हैं, मानते हैं तो केवल 11 भी नहीं मिल पा रहे थे। भाई 11 नहीं मिलेंगे तो कहां से सरकार बना लोगे? तो सीट मिल रही है, सीट जो हैं वो मिल रही हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये एक फर्क है बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया भाई। अब बात करते हैं रूसी क्रांति पे। तो फाइनली भैया आगे तो पहुंचे हम कहीं 1917 की फरवरी में राजतंत्र के खात्मे से लेकर अक्टूबर तक की घटनाओं को रूसी क्रांति का नाम दे दिया गया। यानी 1970 से में जो राजतंत्र का खात्मा यहां से लेके जाओगे और अक्टूबर घटनाओं का जो ये समय है ना, यहां से लेके और यहां तक, ये सारा हमारा रूसी क्रांति ही है। क्या है? रूसी क्रांति है। क्लियर है भाई? ठीक है। रूसी साम्राज्य, देखिए ये जो लेक्चर्स है ना हमारे, ये मैं मानता हूं कि थोड़े से बोरियत साइड पे हैं, क्योंकि इतिहास है भाई, इतिहास है, और इतिहास में रुचि खुद बनाए रखनी पड़ती है, सोच सोच के चीजों को याद कर करके। अब रूसी साम्राज्य की बात कर ली। अब 1914 में रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था, ये ध्यान रखिए आप। एक तो यहां से एक प्रश्न बन जाता है, सीधा बोल दो कि 1914 जार निकोलस सेकंड शासक था बेसिकली ये। आज के फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड के कुछ भाग, यूक्रेन और बेलारूस, ये सभी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो भैया रूसी साम्राज्य के जो चीज अंतर्गत थी क्या है, यहां से यहां तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़िया। तो भैया लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड वगैरह, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी क्या थे? रूसी साम्राज्य के अंतर्गत थे। तो जब रूसी साम्राज्य टूटा तो उसने इतने सारे देशों का निर्माण कर दिया एक तरीके से। रूसी साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और इसमें सेंट्रल एशिया के कई आधुनिक देश और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे। यानी कि बेसिकली यहां वाला जितना भी पार्ट है वो आपको याद ही करना होगा, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। है ना, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स हैं भैया, बहुत बढ़िया। उसके बाद रूसी साम्राज्य में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, और डैश में कैथोलिक, और साथ में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुसलमान और बौद्ध भी रहते थे। अब कमाल की बात देखिएगा, ऑर्थोडॉक्स शब्द और क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जब आप पुरानी तरीके से चीजों को चलने देते हैं जैसी वो थी। यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि हमारा ये जो बच्चा है ये एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि
एक अच्छा चलिए इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। ऑर्थोडॉक्स शब्द को हिंदी में ही लिखते हैं भैया, हिंदी माध्यम के हमारे बच्चे हैं। आप सभी बच्चे इस शब्द को देख पा रहे होंगे, क्रिकेट। क्रिकेट, जी हाँ, बैट बल्ले की बात हो रही है ना। चलते फिरते रोड पे यूं करते रहते हैं कई बच्चे, बॉल फेंकते रहते हैं। कोई बैट्समैन नहीं है, कोई बॉलर कुछ नहीं है, बस चलते चलते आएंगे, अचानक से हाथ मारेंगे, ये रोलो, ये बोल्ड कर दिया है भाई। तो क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्रिकेट में मैं आप लोगों को 2 बैट्समैन के उदाहरण देता हूं और आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बैट्समैन ऑर्थोडॉक्स है और कौन सा बैट्समैन अनऑर्थोडॉक्स है। उदाहरण में मैं आपको देता हूं 2 नाम, एक देता हूं भैया सचिन जी का, यानी कि सचिन तेंदुलकर का, और एक नाम भैया मैं देता हूं आपको ABD, यानी कि अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, AB डिविलियर। ये भाई साहब हमारे साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, और भैया सचिन तेंदुलकर जी को भी कौन नहीं जानता, इंडिया। अब इन दोनों में से हम ये जानते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर थे उनको एक प्रॉपर क्रिकेट खेलना पसंद था। अगर बॉल आगे गिर रही है तो क्या करेंगे, कवर ड्राइव मारेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बॉल आ रही है, पैड्स में घुस रही है बॉल, तो क्या करेंगे, सीधे बैट से खेलने को बोलते हैं कि नहीं भाई, अगर बॉल विकेटों में आ रही है तो कोशिश कीजिए कि आप सीधे बैट से खेलें, है ना। उसमें एज लगने के, बॉल मिस होने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। तो भैया आ रही है अंदर, भाई साहब ने क्या खेला, बिल्कुल स्ट्रेट मारा, फ्रंट फुट ड्राइव खेली और सीधा 4 रन के लिए बाहर मार दिया। वहीं पे AB डिविलियर की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ने बॉल मारी फ्रंट पे, AB डिविलियर एक पैर पे झुके और उन्होंने फ्लिक करके बॉल छक्के के लिए बाहर मार दी। यानी कि जो चीज सचिन तेंदुलकर जी ने जिस सेम बॉल पे बिल्कुल आराम से, प्यार से, सहला के बॉल को 4 रन के लिए मारा, वहां पर AB डिविलियर ने उस बॉल को छक्के के लिए मार दिया। और क्यों मार पाए, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि किताबी तौर, या अगर हम इसको और बेहतर तरीके से समझे ना, तो किताबी तौर पर ना चलने वाला, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे भाई वो किसी धर्म को मानने वाला हो। तो अगर यहां पर बात करी गई है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की, तो इसकी सेंस जो यहां से निकलेगी वो निकलेगी कि ये वो हिस्सा है क्रिश्चियनिटी का, या क्रिश्चियंस में ये वो लोग हैं जिन्होंने आज भी हमारी इनकी पुरानी सोच को अपनाया हुआ है, पुरानी पद्धति, पुराने संस्कार, जिस भी आप वर्ड को ले लीजिए, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स है। इनको ऐसे हटके, है ना, फ्लिक मारना, ये सब इनको नहीं पसंद है। इनको क्या पसंद है, अगर इनको कुछ पसंद है तो वो है कि भाई हम प्लेन और सिंपल चीजें करना पसंद करते हैं, ऑर्डिनरी, मामूली चीजें, हम इसी को ही हमारा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं अरे भाई ये बंदा बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलता है, बड़ा ही गजब खेलता है और ऑर्थोडॉक्स खेलता है। अच्छा, क्वालिटी किसकी बढ़िया है, सक्सेस रेट किसका ज़्यादा है, वो आई थिंक ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स होने पर निर्भर नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि आप जैसे भी खेलते हो, आप उसको कितने अच्छे तरीके से खेल पाते हो। ठीक है, तो यहां पर हमने बेसिकली क्या देखा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो है उसके बारे में हमने चीजें सीख ली। अब सवाल यह आता है भाई कि हमारी जो क्लास थी जिसके अंदर हमने क्या करा था, बेसिकली हमने रूसी साम्राज्य के बारे में जाना, रूसी क्रांति के बारे में जाना, और साथ में समाजवाद के लिए समर्थन जाना। इससे पहले जो चीज़ें हमने करी हैं उसके अंदर हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर चुके हैं, जैसे हमने लिबरल्स, है ना, आपके लिबरल उदारवादी होते हैं, रेडिकल हो गया आपका, इन्हीं के बारे में हमने क्या जाना था, विस्तार से जाना था चीज़ों को। उसके बाद हमने औद्योगिक समाज के बारे में जाना, भैया औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, मजदूरों के साथ क्या हो रहा था, कम वेतन पे ज़्यादा समय तक काम कर रहे थे, उसको हटाने के प्रयास करे गए, 10 चीज़ें हुई। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। ठीक है, तो भैया इसी के साथ बेटा हमारी जो आज की क्लास है समाप्त होती है। एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना, अगर इतिहास को आप खुद के नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के नोट करके अपने पास नहीं रखोगे ना, तो इतिहास आप लोगों को याद नहीं होगा। रीज़न ये है कि इतिहास में फैक्ट्स कम होते हैं समझने के, और चीज़ों को याद करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर आपको कहानी की तरह आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल ऐसे नोट कर लो कि यार 4-4 शब्द में पूरा की पूरा पैराग्राफ आपने नोट कर दिया। कुछ इस प्रकार का आपका हुनर है, टैलेंट है ना। चलिए,
तो भैया अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप लोगों से मुलाकात होगी कब? हमारी अगली क्लास में। और साथ ही साथ कमेंट्स की टेंशन मत लेना, जितने भी प्यारे बच्चे हैं हमारे, इस क्लास को बेटा शेयर कर दीजिएगा और भी जगह पे जहां जहां आप कर सकते हैं। और लाइक तो आप कर ही देते हैं, है ना? तो पसंद तो आप हमें करते ही हैं, थोड़ा बहुत तो करते ही हो आप लोग पसंद हमें, तो भैया कह सकते हैं कि आप लाइक करते हो। तो भैया आते तो हो आप क्लास में, तो जो बच्चे आते हैं रेगुलर उनको रेगुलर आना है क्लासेस के अंदर, जो नहीं आते हैं उनको भैया बुला लो कि आ जाओ पढ़ लो, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।